हेलो एवरीवन, वेलकम क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आर ओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स का रोल तो आप अच्छे से जानते हैं। ये हर एग्जाम के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। और इसमें जो खास तौर पर जब बात आती है सरकारी योजनाओं वगैरह की, तो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक सीधे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो आज हम किसी रटने वाले टॉपिक पर बात नहीं करने वाले। और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा एक टॉपिक आया है, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर। पेन पेपर देखिए साइड में आप रखिए, पहले मेरी बातों को सुनिए। मैंने ये सारी चीज़ें पीआईबी से निकाली हुई हैं। और पीआईबी में देखिए बहुत सारा फालतू करंट अफेयर, फालतू तो नहीं कह सकते, मतलब हमारी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है मैंने उन्हीं को उठाया है, जो यूपीएससी, पीसीएस, बीपीएससी वगैरह के अकॉर्डिंग कि प्री मेंस में जो काम आ जाए वो मैंने करंट जो इम्पोर्टेंट वाला है वो वाला पार्ट मैंने यहाँ से ले लिया है। तो आप सभी मेरी बात को सुनेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गुजरात का जो गांधीनगर है वहाँ पे इन्होंने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य ये है कि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको गर्भवती महिलाओं और जो माताएं हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण के लिए और शिक्षा को क्या करना है, एक तरीके से ट्रैक करना है, इसलिए इसको स्टार्ट किया है। तो ये कह रहा है चर्चा में क्यों है। पहली बात तो यहाँ पे देखिए आप कि ये GS2 जो पेपर है वहाँ से जाके जुड़ता है शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाएं। तो ये मेंस की दृष्टिकोण से देखिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है एक तरीके से। चर्चा में क्यों है तो ये भी जान लेते हैं। चर्चा में क्यों, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है आपके, तो अमित शाह जी हैं, जो गुजरात के गांधीनगर में इस पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। यह प्रोजेक्ट डिजिटल माध्यम से परिवारों की स्वास्थ्य स्थिति, पोषण स्तर, सामाजिक सुरक्षा लाभों की रियल टाइम ट्रैकिंग सुनिश्चित करेगा। तो ये क्या करेगा, इन चीज़ों की ट्रैकिंग करेगा। अब इसमें महत्वपूर्ण शब्दावली कीवर्ड क्या है, पायलट प्रोजेक्ट है क्या, किसी भी बड़े पैमाने की योजना को पूरे देश या राज्य में लागू करने से पहले उसकी व्यवहारिक कमियों और सफलताओं को जांचने के लिए एक छोटे क्षेत्र जैसे गांधीनगर क्या है, एक संसदीय क्षेत्र है, उसमें परीक्षण के तौर पर शुरू करना। मतलब ये अच्छा है ना कि पहले पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाए या पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट किया जाए, उससे पहले कि उसको एक तरीके से टेस्ट कर लिया जाए कि हाँ ये सही तरीके से चलेगा या नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने भी यही किया है। अब इसमें इस प्रश्न कैसे बन सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में प्री में कैसे बनेगा आपका कि पीएम फैमिली केयर ट्रैकर, और इस तरीके से पूछता है, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, और चाहे यूपीएससी का, कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है ना। तो एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछ सकता है। पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट हाल ही में किस स्थान से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, तो इसका उत्तर क्या होगा, गुजरात गांधीनगर। मेंस के अकॉर्डिंग कैसे पूछेगा, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित विवरण को कैसे सुदृढ़ बना सकता है, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर के संदर्भ में समीक्षा कीजिए। वैसे इस तरीके से नहीं आएगा, लेकिन आप याद रखिए कि समाजकारी जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उससे जाके ये लिंक हो रहा है। अगला है ग्राम सभाओं में कम भागीदारी पर राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट। तो क्या है, ग्राम सभाओं में कम भागीदारी पर राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट। जो है आपका जीएस पेपर 2 पंचायती राज संस्थान, स्थानीय स्वशासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से जाके आपका जुड़ेगा जीएस पेपर 2 में। अब ये रिपोर्ट क्यों आई है, और यह रिपोर्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो संस्थान है NIRD एंड PR ने तैयार की है। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा क्या निष्कर्ष निकला है कि जो देश के अधिकांश राज्यों में जो ग्राम सभा हैं उनकी बैठकों में नागरिकों में विशेषकर जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं उनकी क्या है, भागीदारी लगातार क्या है, घट रही है। कई जगह तो हालत ये है कि बैठक सिर्फ जो है वो कागज वगैरह में कर लेते हैं, एक तरीके से इसको क्या कह रहे हैं कि बस कोरम पूरा किया जा रहा है, तो बस केवल एक औपचारिकता निभाई जा रही है कि हाँ महिला भी है ना। तो बस इसीलिए इसको लाया गया है। चर्चा में कि राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम सभा की बैठकों में नागरिकों विशेषकर जो महिलाएं हैं उनकी घटती भागीदारी का एक चिंताजनक रिपोर्ट आई है। जागरूकता में कमी, बैठकों के समय का ग्रामीण दिनचर्या के अनुकूल न होना इसका मुख्य कारण है। अब यह कि कोरम या गणपूर्ति है क्या,
ये कीवर्ड्स के लिए आप अपनी डायरी बना सकते हैं और वहाँ पे इनको नोट कर सकते हैं। किसी बैठक को कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए वैध बनाने के लिए उपस्थित सदस्यों की आवश्यक जो न्यूनतम संख्या होती है, इसकी कमी के कारण कई बार ग्राम सभाओं को जो फैसले होते हैं उनको क्या करने पड़ते हैं, टालने पड़ते हैं। मतलब ये कि एक कानूनी रूप से ये होता है कि इतने सदस्य होने ही चाहिए, तो अगर उसमें भी कमी आ रही है तो इस तरीके से जो फैसले हैं वो प्रॉपर नहीं लिए जाते हैं और उनको फैसलों को टालना पड़ता है। तो इसी वजह से अब ये है कि इसमें MCQ फॉर्म में प्री में कैसे पूछेगा। पंचायती राज के संदर्भ में ग्राम सभा की बैठकों के लिए वैधानिक गणपूर्ति या कोरम से क्या अभिप्राय है। और दूसरा है आपका मेंस के अकॉर्डिंग कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ, 73वें संविधान संशोधन के 3 दशकों के बाद भी जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ग्राम सभाओं में नागरिकों की उदासीनता के कारण पूर्णतः सफल नहीं हो पाया है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए 250 शब्दों में। तो अगर आप चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं, अपने मीन्स आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तीसरा है विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत सुरक्षा नोटिस व्यवस्था। विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत सुरक्षा नोटिस व्यवस्था ये है क्या। पहली बात तो ये GS पेपर 3 से जाके लिंक हो रहा है। किससे? GS पेपर 3 से जाके लिंक हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता संरक्षण, व्यापार सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, चर्चा में क्यों है? उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने नियमों में संशोधन कर पहली बार छोटी तकनीकी भूलों के लिए व्यापारियों को सीधे सजा देने के बजाय सुधार नोटिस देने का प्रावधान किया है। क्या किया है? जो उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है तो वो क्या है, नियमों में कुछ संशोधन किया उन्होंने। पहली बार जो छोटी छोटी टेक्निकल जो भूल हो जाती थी तो उसके लिए उनको तुरंत दंड दिया जाता था। तो उसकी वजह उन्होंने क्या किया है, उनको पहले सोचा कि उनको सुधार नोटिस दिया जाए जिससे वो खुद पे सुधार कर सके, उनको मौका मिल सके, उनको टाइम मिल सके सुधार करने का। तो यही सुधार नोटिस पहले दिया जाएगा। अगर वो नहीं उसको फॉलो करते हैं तो उसके बाद उनको दंड का भी प्रावधान किया गया है। अब विधि का माप विज्ञान है क्या? लीगल मेट्रोलॉजी। इसको क्या तो ये क्या करती है, वजन, माप, पैकेजिंग से जुड़े उपकरणों के नियम का वैधानिक विज्ञान है जो उपभोक्ताओं को सही मात्रा सुनिश्चित कराता है और व्यापारिक पारदर्शिता बढ़ाता है। मतलब लीगल मेट्रोलॉजी का सीधा मतलब है कि सही तौल का सरकारी कानून। ये सरकार का वह नियम है एक तरीके से जो पक्का करता है कि जो बाजार में जो आप सामान खरीदने जाते हैं उस समय आपके साथ कोई धोखाधड़ी या वजन में कोई चोरी ना करे। यही है आपका विधिक माप विज्ञान। ठीक है, ये जो कानून एक तरीके से किस तरीके से काम करता है, जैसे दुकान में तराजू को चेक करना, तो दुकानदार जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक जो कांटा होता है वो उनका जो तराजू है बिल्कुल सही होना चाहिए। सरकार इन्हें हर साल चेक करने के लिए क्या अपनी सील लगाती है, तो लोग क्या करते हैं, कभी चेक ही नहीं कराते हैं, ये भी आप जानते हैं। पैकेट के पीछे की जानकारी भी सुन लीजिए। डिब्बाबंद जैसे सामान होते हैं, बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया, तेल हो गया, जो आप खरीदते हैं उसके पीछे नेट वेट जो असली वजन होता है वो लिखा रहता है, उसकी कीमत लिखी रहती है, एक्सपायरी जो डेट है वो भी लिखना ज़रूरी होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखते हैं या उसको छिपा देते हैं। चोरी करने पर भी सज़ा होती है इस कानून के तहत। अगर कोई दुकानदार कम तौलता है या तराजू में कोई हेरफेर कर देता है तो पुलिस या जो सरकारी अधिकारी होते हैं उस पर कोई जुर्माना लगाते हैं या फिर उसको जेल भी डाल देते हैं। तो बस इतना याद रखिए कि जो माप विज्ञान है ये एक सही वजन को तय करता है। लीगल मेट्रोलॉजी जो है बाजार में जाकर यह पक्का करता है कि जो दुकानदार है वो आपको सही चीज़ें दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सही तरीके से दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बस यही है आपका विधिक माप विज्ञान। अब ये मेंस में कैसे आएगा? विधिक माप विज्ञान अधिनियम ने हालिया संशोधन में किस प्रकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या व्यापार सुगमता को बढ़ावा देते हुए इंस्पेक्टर राज के डर को कम करते हैं, विवेचना कीजिए। अगला है आपका सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ और भारत संबंध। सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ हुई है और इसका भारत संबंध देखते हैं। GS पेपर 2 से अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हिंद महासागर क्षेत्र का रणनीतिक जो महत्व है उससे जाके ये क्या हो रही है, लिंक हो रही है। अब सेशल्स की लोकेशन कहाँ है ये आप मैप में जाके देखिएगा। तो ये जो 50वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मना रहा है सेशल्स जो है 29 जून 1976 को ब्रिटेन से इसको आज़ादी मिली थी। इसी मौके अब यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री जो भारत के PM नरेंद्र मोदी हैं यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हुए हैं। और यहाँ ये बात याद रखिएगा कि यहाँ किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की सेशल्स के स्वतंत्रता दिवस में पहली ये भागीदारी है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
अब थोड़ा सेशेल्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सेशेल्स की बात आई है तो सेशेल्स कहाँ पे क्या है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो सेशेल्स है अब पूर्वी अफ्रीका के पास हिंद महासागर में स्थित जो 100 लगभग 115 द्वीपों का एक बेहद खूबसूरत और छोटा सा एक द्वीप समूह देश है, ठीक है। दक्षिण साइड आप देखेंगे, दक्षिण ईस्ट में तो आपको मिलेगा मेडागास्कर, उसके उसके पास ही आपको ये मिल जाएगा द्वीप समूह, ठीक है। सकता है हिंद महासागर में जो चीन का बढ़ता हुआ जो प्रभाव है उसको भी रोक सकता है। और भारत इसके साथ मिलकर जो समुद्री लुटेरे हैं, ड्रग्स तस्करी वगैरह है, उस पर भी नज़र रख सकता है। जो भारत है इसके अंजप्सन जो द्वीप है उस पर अपनी नौसेना के लिए एक ढांचा भी बना रहा है, और भारत इसके साथ मिलकर वहाँ जल्दी ही अपना यूपीआई पेमेंट सिस्टम भी शुरू करने जा रहा है। तो ये भारत के उसके रिलेशंस हैं जो इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी मौके पर जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो कहाँ गए हैं, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर बन के गए हैं। गेस्ट के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए हैं, और जो किसी भी भारतीय पीएम के लिए क्या है, ये पहली बार है, तो इसलिए याद रखिएगा पहली बार है, इसलिए और ज़रूरी हो जाता है। तो सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर भारत की उच्च स्तरीय भागीदारी ने दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को पुनः रेखांकित किया है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्दावली कौन सी है, सागर नीति, सागर पॉलिसी है क्या, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसका फुल फॉर्म सागर का ही है, ठीक है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने की आधिकारिक एक नीति है। तो सागर नीति मतलब ये है कि इसका फुल फॉर्म तो आपने जान ही लिया। अब इसका मतलब ये है कि हिंद महासागर में शांति को बहाल करना, सुरक्षा को ध्यान में रखना और सबका मिलकर के क्या करना, विकास करना, यही भारत का एक मेन लक्ष्य है। सबका साथ सबका विकास, यही भारत हमेशा ये इस चीज़ को अपनाता है। अब यहाँ पे कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि उस फॉर्म में, तो भू राजनीतिक दृष्टि से चर्चा में रहने वाला अंजप्सन द्वीप, आप देखिए, आप मैप में जाके वहाँ पे इसकी लोकेशन जरूर देखेंगे, कहाँ पे अंजप्सन द्वीप है, कहाँ पे सेशेल्स है ना। तो भू राजनीतिक दृष्टि से चर्चा में रहने वाला अंजप्सन द्वीप किस महासागर देश के आधिकारिक क्षेत्र में है, तो उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर, सेशेल्स। मेंस में कैसे हो, हिंद महासागर में चीनी विस्तारवाद को संतुलित करने में सेशेल्स द्वीप भारत की सागर नीति के लिए किस प्रकार रणनीतिक चौकी या स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट के रूप में कार्य करता है, विश्लेषण कीजिए 250 शब्दों में। और किसने किसने आंसर राइटिंग की है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं सबकी अटेंडेंस लूँगी। मेंस वाला ये वाला प्रश्न आप सभी को आंसर राइटिंग करनी है, और मुझे बताएंगे कि किसने किसने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 5वां किसान सारथी मंच क्या है, और ये जीएस पेपर 3 से जाके लिंक हो रहा है। इसका टॉपिक क्या है, कृषि क्षेत्र में ई प्रौद्योगिकी किसानों की सहायता। तो जीएस पेपर 3 के लिए महत्वपूर्ण है। चर्चा में क्यों है, किसानों की उनकी स्थानीय भाषा में आधुनिक कृषि पद्धतियों, मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए इस डिजिटल मंच को सुदृढ़ किया जा रहा है। अब इसमें कोर कीवर्ड क्या है, सूचना की विषमता, इंफॉर्मेशन अजमेट्री। अब इसमें यह एक ऐसी स्थिति है जहां बाजार में एक पक्ष मतलब व्यापारी के पास पूरी जानकारी होती है, किंतु जो दूसरा पक्ष जो किसान होता है उसके पास सही समय पर सही जानकारी नहीं होती। यह डिजिटल मंच इसी कमी को यह दूर करता है, तो इसीलिए किसान सारथी ऐप बनाया गया है। मंच है किसानों का एक ऐसा डिजिटल सारथी या मददगार है जो सीधे वैज्ञानिक जो होते हैं ना उनको दूर दराज के किसानों से जोड़ देता है। पीआईबी के अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो इस मंच से देश के लगभग 2.95 करोड़ किसान जुड़ चुके हैं। यह मंच क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके जरिए जो रिसर्च जो लैब्स होती हैं उनकी आधुनिक जो वैज्ञानिक तकनीकें हैं वो सीधे किसानों के खेतों तक पहुंच सकती हैं। स्थानीय भाषाओं में सलाह, जैसे देश के जो किसान होते हैं अपनी 13 क्षेत्रीय भाषाओं में वैज्ञानिकों से लाइव कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फ़ोटो भेजकर जो फसल की बीमारी है उनका भी समाधान पा सकते हैं। वैज्ञानिकों से सीधा नेटवर्क, तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक। अब ये क्या करते हैं, देश भर के जो 47,000 से अधिक ICAR वैज्ञानिकों और 770 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों को सीधे किसानों से जोड़ता है, ठीक है। मौसम और मंडी भाव की जानकारी का भी सटीक मौसम पूर्वानुमान बता देता है। जिलावार जो मंडियों के जो भाव हैं, बाजार का जो ट्रेंड चल रहा है उन सब का भी इससे पता चल जाता है। सरकारी योजनाओं का एकीकरण भी करता है ये पोर्टल। तो ये इसमें ये अकेले एक ऐसा पोर्टल है जो PM किसान जैसे के केंद्र और राज्यों की लगभग सरकारी लगभग 610
सरकारी योजनाओं की जानकारी, उनकी स्थिति, ये सब इसी एक ही मंच में देखा जा सकता है। यानी कि जो किसान सारथी ऐप है, एक ऐप नहीं है, बल्कि ये भारतीय जो कृषि विस्तार जो प्रणाली है, एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन है, उसका एक डिजिटल हथियार के तौर पे इसको देखा जाता है, जो किसानों को मौसम की मार या फसलों की बीमारी, इनसे बचाकर उनको सशक्त बना रहा है, उनको सभी तरीके की जानकारी दे रहा है, कोई उनको भ्रमित नहीं कर सकता है और उनको सही तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एमसीक्यू फॉर्म में देख लेते हैं। किसान सारथी मंच का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। और मेंस के लिए क्या डिजिटल कृषि या डिजिटल एग्रीकल्चर भारत के में पारंपरिक कृषि संकट और सूचना की विषमता को पूरी तरह समाप्त कर सकती है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। आपको 2 प्रश्न लिखने हैं, जो कि अभी मैंने पहले ये वाला बताया, इससे पहले वाला बताया, और ये आपको दोनों का आंसर राइटिंग करना है और मुझे बताना है कि कितने लोगों ने इसको किया हुआ है। अपना अपना नाम मुझे लिख के भेजेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये था हमारा पीआईबी वाला पार्ट जो हमने इसको कवर किया। ये सभी पीआईबी की जो मैंने ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से इसको लिया है। मैं आपको बस यही सुझाव दूंगी कि जो जितने भी सरकारी आंकड़े हैं उनको क्या करिए, जो कीवर्ड्स हैं जैसे ये है ना, पायलट प्रोजेक्ट क्या है, इस टाइप की जो भी कीवर्ड्स हैं उनको क्या करें, एक डायरी में अपने उनको नोट कर लें। क्या कर लें, उनको नोट कर लें। अब इससे क्या होगा कि जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स या यूपीएससी मेंस या यूपीपीसीएस मेंस या बीपीएससी मेंस जब भी आप लिखेंगे, तो इन पीआईबी की ये जो रिपोर्ट्स हैं, इनको जब आप उसमें कोट करके लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको दूसरों से एक्स्ट्रा नंबर ही देगा, आधा नंबर, 1 नंबर एक्स्ट्रा ही देगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी जो रैंक है उसको डिसाइड करती हैं। ठीक है, तो मैंने टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड मैंने जानकारी आप लोगों के लिए लाई हूँ यहाँ पे। कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन में आप लोगों को वीडियो मिलता रहे बीच बीच में। और थोड़ा सा मैं आप लोगों से सपोर्ट भी चाहती हूँ कि इसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं। मुझे आप सजेशन के तौर पे कम से कम कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें और अच्छा क्या किया जा सकता है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी मुझे उसमें बता सकते हैं। और मैंने जो आंसर राइटिंग के लिए 2 आपको जो प्रश्न दिए हैं उसको करना ही है। लोकेशंस जो जैसे सीसेल्स आपसे पूछा, तो आपको मैप की बुक खोलना है, आलस नहीं करना है। मैप की बुक खोलना है, उसकी लोकेशन जाके वहाँ पे देखना है। तैयारी छोटी छोटी चीज़ों से ही जाके होती है। थोड़ा सा मुझे आप भी बताएं कि और अच्छा इसमें क्या किया जा सकता है। और मैं काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे आप सभी के थोड़े थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।